नमस्कार जी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसके लिए हम सब बेसिकली बहुत चिंतित रहते हैं। जब हमारे घर में कोई संतानोत्पत्ति होती है तो हम उसकी पत्री बनाते हैं और हमको पता लगता है कि हमारा बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो फिर हमको उसकी पूजा करानी है। फिर ये कहा जाता है कि गंडमूल का बच्चा किस पर भारी है, मामा पर भारी है, चाचा पर भारी है, पापा पर भारी है, मम्मी पर भारी है, बड़े बहन पे, बड़े भाई पे। तो इतने सारे हमारे मन में वहम आ जाते हैं कि हम फिर उसकी पूजा कराते हैं। तो चलिए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गंडमूल नक्षत्र होता क्या है। कैसे पता लगाएं किसी की पत्री में कि वो गंडमूल नक्षत्र का बच्चा है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको झूठ बोला जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, आपका बच्चा गंडमूल नक्षत्र का है, और हो सकता है कि वो गंडमूल नक्षत्र का ना हो। तो बेसिकली ज्योतिष की किताबों में जिस हिसाब से बताया गया है गंडमूल नक्षत्र का, तो पहले हम ये जानेंगे कि गंडमूल नक्षत्र होता क्या है, ये क्यों होता है। फिर ये देखेंगे कि ये कितने बच्चों में पाया जाएगा। अगर एक महीने में बच्चे पैदा होते हैं तो कितने बच्चों में हो सकता है, कितने बच्चों में होने की संभावना है। फिर कैसे कैसे इस पर आगे लोग विचार करते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये थोड़ा सीख लेते हैं कि गंडमूल नक्षत्र कहते किसे हैं और ये होता कैसे। इसके लिए मैं आप एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीन प्रस्तुत है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने ये मेष लग्न की कुंडली बनाई है, केवल आपको समझाने के लिए कि गंडमूल नक्षत्र कब कब कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको देखना है कि मून की प्लेसमेंट क्या है। तो गंडमूल नक्षत्र का कैसे पता लगता है? प्लेसमेंट ऑफ मून से। तो प्लेसमेंट ऑफ मून कहाँ होनी चाहिए? प्लेसमेंट ऑफ मून होनी चाहिए नंबर वन, केतु के नक्षत्र में, और नंबर दो, मर्क्यूरी के नक्षत्र में। या तो आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा तो इसको गंडमूल नक्षत्र का माना जाएगा, या आपका चंद्रमा मरकरी के नक्षत्र में होगा तो इसको गंडमूल नक्षत्र माना जाएगा। अब इसको आगे कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। ये तो सबको आपको पता ही होगा कि जो हमारी एक नंबर राशि होती है, उस एक नंबर राशि में सबसे पहले 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक का केतु का नक्षत्र होता है, 13 डिग्री 20 मिनट से 26:40 तक वीनस का, फिर 26:40 से 30 तक सन का नक्षत्र होता है। ये सब चीज तो आप जानते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। और उसके बाद 2 नंबर राशि के अंदर 0 से 10 तक सन का, 10 से लेकर 23-20 तक मून का, और 23-20 से 30 तक मार्स का। उसके बाद फिर 0 से 6:40 तक मार्स का रहेगा 3 नंबर राशि में, 6:40 से 20 तक राहु का रहेगा, और 20 से 30 तक जुपिटर का रहेगा। उसके बाद 4 नंबर राशि में आपका 0 से लेकर 3:20 तक रहेगा जुपिटर का, 3:20 से 16:40 तक सैटर्न का, और 16:40 से 30 तक मरकरी का। ऐसा ही आप जानते हैं। अब ये जो 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, जैसे बोला जाता है ना, अश्विनी भरणी कृतिका ऐसे करके सारे के सारे, तो ये सारे के सारे 27 नक्षत्र ऐसे आते हैं। इसमें केतु का नक्षत्र एक यहाँ पे आ गया ना, एक में, तो यही यहाँ पे 5 नंबर में रिपीट हो जाएंगे दोबारा से, और यही आपके 9 नंबर में रिपीट हो जाएंगे। उसी तरीके से दो में जो नक्षत्र आ रहे हैं वही आपके 6 में आ जाएंगे, वही आपके 10 में आ जाएंगे। उसी तरीके से जो 3 में नक्षत्र है वही आपके 7 में आ जाएंगे, वही आपके 11 में आ जाएंगे। उसी तरीके से जो आपके 4 में है वही 8 में आ जाएंगे, और वही आपके 12 में आ जाएंगे। तो अब आप देखिए, मैंने इसमें मरकरी और केतु के नक्षत्र को पिंक कलर से लिखा हुआ है।
वो केवल आपको ये समझाने के लिए कि मून जब इसके अंदर आएगा तो वो गंडमूल कहलाएगा। जैसे अगर मून आपका 12 नंबर राशि में 16-40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का है तो अगंड मूल है। मून उसके बाद अगर 1 नंबर में आ जाता है, क्योंकि मून तो यूं चलता रहेगा ना, 12 के बाद 1 में जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलेगा। तो उसके बाद जब मून आपका 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक यहाँ पे आएगा तो ये केतु का नक्षत्र हो जाएगा आपका। तो ये केतु का नक्षत्र हो जाएगा। मून अगर 1 नंबर राशि में 0 डिग्री 13 20 तक का है तो भी ये गंडमूल है। उसके बाद 2 नंबर राशि में मून होगा तो गंडमूल नक्षत्र का बच्चा नहीं है। 3 में होगा तो भी नहीं है। 4 में आएगा तो 16-40 से 30 डिग्री का होना चाहिए बच्चा मून। मून जो है उसकी प्लेसमेंट 4 नंबर राशि में 16-40 से 30 तक होगी तो वो मरकरी के नक्षत्र में होगा तो वो गंडमूल का होगा। अब उसके बाद ऐसे ही 5 में देखेंगे, 5 में 0 से 13 20 तक। उसके बाद 8 में 16-40 से 30 तक, 9 में 0 से 13 20 तक। ऐसे ही इसका चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। अब सपोज करो ये आपका मून हो गया। इस मून को मैं ब्लू कलर से बता देता हूँ ताकि मेरे को समझाने में और आपको देखने में आसानी रहे। मून को मैंने ब्लू कलर से बना दिया। अब मून पहले ये देखो 16-40 से 30 डिग्री तक था, तो यानी कि इसको क्रॉस करेगा। ये आखिरी समय है इसका। 30 डिग्री की एक राशि होती है, ये आखिरी टाइम है। तो ये आखिरी टाइम में मून यहाँ पे है। उसके बाद ये एकदम यहाँ पे भी आ जाएगा। इसका मतलब कंटिन्यूटी रहेगी। जो मून यहाँ पे है मरकरी के नक्षत्र में, वही मून यहाँ पे जाते साथ सबसे पहले केतु के नक्षत्र में आएगा। तो मून के यहाँ 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक के एरीज राशि के अंदर 0 से 13 20 तक में जो बच्चा पैदा होगा वो गंडमूल का होगा। इसी तरीके से 4 नंबर राशि में अगर ये आ जाता है 16-40 का, तो यहां से लेके यहां तक ये बच्चा गंडमूल का होगा। थोड़ा टाइम इसका भी ले लिया, थोड़ा टाइम इसका भी ले लिया। इसी तरीके से यही मून अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसके आखिरी टाइम पे और इसके स्टार्टिंग के टाइम पे, तो ये भी बच्चा गंडमूल का होगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको पता थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई 4 नंबर राशि का आखिरी समय है, 5 नंबर राशि का शुरुआत का समय है, 8 नंबर राशि का आखिरी का समय है, 9 नंबर राशि का शुरुआत का समय है। इसी तरीके से 12 नंबर राशि का आखिरी का समय है और 1 नंबर राशि का 12 नंबर का आखिरी का समय है और 1 नंबर राशि का शुरुआत का समय। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि मून जब मरकरी या केतु के नक्षत्र में होता है तो उसको हम गंडमूल कहते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि अब इसको कहते हैं। अब ये स्क्रीन में बंद करता हूं और आपको ले चलता हूं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर में आप ये देखिए, अब ये आपके सामने सॉफ्टवेयर प्रस्तुत है। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बच्चा गंडमूल का है या नहीं है। इसके लिए आपको कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस का यूज नहीं करना है। आपने केवल एक चीज बता रहा हूं वहां पे देखना है और उसके बाद हम समय भी नोट करेंगे। इसके बाद आपको एक चीज और पता लगेगी, वो भी आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा, इसमें आप ये देखिए कि मून किसके, ये प्लेनेट होता है मून, उसके बाद होता है नक्षत्र, उसके बाद होता है सबलॉर्ड। तो ये मून किसके नक्षत्र में है, मून सैटर्न के नक्षत्र में है। ये तारीख है हमारी 7 अप्रैल 2025। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अब ये 7 अप्रैल 2025 को मैं थोड़ा मिनटों मिनटों तक जान नहीं रहा, ये 6:45 है, इसको 7 बजे मान लेते हैं, ठीक है। या चलो 10 मिनट ऊपर कर ही लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलो 7 बजे कर ही लेते हैं। 7 बजे से पहले ही वैसे वो शुरू हो गया, 10-15 मिनट जो भी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज आप ये देखिए कि मून किसके नक्षत्र में है, मरकरी के। तो यानी कि अब मेरा टाइम भी नोट करना जो मैं बता रहा हूं आपको, 7 अप्रैल को सुबह के 7 बजे। अब ये इसको हम एक एक घंटा करके बढ़ाते रहते हैं। ये देखिए मैंने
एक एक घंटा करके बढ़ा रहा हूँ। अभी भी ये मरकरी, आप मून के नीचे क्या लिखा है सिर्फ उसी पे नजर रखिए। मरकरी 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 ही चल रहा है अभी, और मैं बढ़ाता जा रहा हूँ इसको। और अब ये केतु आ गया। मरकरी के बाद तो मैंने कहा था ना, एक राशि का एंड पार्ट और दूसरी राशि का बिगिनिंग का पार्ट, तो इसी तरीके से चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मून क्या आ गया आपका, केतु के नक्षत्र। अब हम इसको और चलाते हैं, और चलाएंगे और चलाएंगे और चलाएंगे। अब ये वीनस के नक्षत्र, यहां तक केतु के नक्षत्र में था। यानी कि 7 अप्रैल को सुबह के 7 बजे से लेके 9 अप्रैल को सुबह के 9 बजे तक, तो यानी कि 48 और 2 50 घंटे हो गए। ठीक है जी। ये 50 घंटे तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे के सारे गंडमूल के होंगे। कितना देखा हमने, 50। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। उसके बाद 17 अप्रैल को सुबह 6 बजे, ये देखिए मून मरकरी के बीच में आ गया। 17 अप्रैल सुबह 6 बजे। अब हम इसको और अगर ऐड कर, एक एक घंटा करके ऐड करते जाते हैं, तो ये मरकरी का नक्षत्र में चल रहा है अभी। देखो मून अब ये केतु में आ गया, और केतु इसका अब खत्म हुआ यहाँ पे। तो 17 अप्रैल से लेके ही 18 अप्रैल सुबह 10 बजे आ गया। तो ये भी मोटा माटा 2 दिन से एक आध घंटा ऊपर हो गया। 17 से 19 आ गया ना, 2 घंटा ऊपर हो गया, 2 दिन से ऊपर हो गया। अब आप इसको हम और ऊपर करेंगे। अभी मोटा मोटा 48 घंटे, 50 घंटे, 49 घंटे इतना आ रहा है ना, 48 से 50 घंटे आ रहा है आपका। अब हम इसको और आगे चलाएंगे। अभी देखो डेट पहले कौन सी थी और अब डेट कौन सी आ गई, तकरीबन तकरीबन बराबर ही चला है मूव। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो अब ये, मैं एक एक घंटा करके बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा तेज नहीं बढ़ा रहा इसको। ये देखिए अब ये आ गया मरकरी के नक्षत्र में। अब कौन सी तारीख हो गई, अब हो गई 26 अप्रैल 2025। कितने बजे, सुबह के 7 बजे। 26 अप्रैल सुबह के 7 बजे मून मरकरी के नक्षत्र में आ गया। अब ये देखते हैं कितने दिन तक ये रहता है। 27 तारीख को फिर मैंने एक ही दिन बढ़ा दिया, सीधा केतु के नक्षत्र में आ गया। अब ये वीनस हो गया। तो 26 तारीख को जो हमारा आ रहा था मून, कितने का था ये हमारा, 1 मिनट, मैं भूल गया, अभी देख लेता हूँ। 26 तारीख को सुबह 7 बजे, ठीक है। 26 तारीख को सुबह 7 बजे मून मरकरी के नक्षत्र में था, और केतु में जब ये पहुंचा, तो केतु में कब तक रहा ये, 27 तारीख को रात के 12 बजे तक। 27 तारीख को रात के 12 बजे तक। तो यानी कि 27 तारीख तो पूरी की पूरी हो गई 24 घंटे। और वो 7 बजे से लेके कब तक रहा, 12, सात, सुबह के 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक रहा। तो 24 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 घंटे। तो एक तो वो 17 घंटे रहा, और ये वो रहा 24 घंटे। तो ये कितना रहा, 41 डेज। अब आप ये कहेंगे कि हमने जो पहले देखा था कि 12 नंबर राशि और 1 नंबर राशि में जो वो रह रहा था, वो कितने दिन रह रहा था, 48 से 50। फिर
4 और 5 में रह रहा था, वहां भी 48 से 50 में रह रहा था। उसके बाद जब ये 12 से 1 में गया, है ना, 8 से 9 में गया, जब ये 8 से 9 में गया हमारा, तब अलग आ रहा है। तो तीन ही बनेंगे ना इसका, 12 1 बनेगा, या तो 12 1 बनेगा, या 4 और 5 बनेगा, या इसका 8 और 9 बनेगा। तो आपने देखा कि कभी तो ये 2 दिन से भी 4 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, और कभी देखा कि 2 दिन से थोड़ा कम भी ले रहा है, 5 घंटे। तो वो ये इसलिए ले रहा है क्योंकि जब भी मून आपका सन के पास आता है, वैसे मून अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 13 डिग्री 20 मिनट चलता है, इतना ही चलता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जब ये सन के पास आ जाता है मून, तो उस समय ये इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये अपनी राशि जो 30 डिग्री की है उसको जल्दी से क्रॉस कर लेगी, इसलिए। तो इससे अब आपको ये पता लग गया कि मून जब भी मरकरी या केतु के नक्षत्र में होगा, तो आपका बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ऐसा माना जाए। तो ये तो हो गई हमारी एक तरीके से लर्निंग की बात कि गंडमूल नक्षत्र होता क्या है। अब ये होता है गंडमूल नक्षत्र के मून जब मरकरी के या केतु के नक्षत्र में आएगा, तो इसको हम गंडमूल नक्षत्र कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई आप सब, ठीक है। अब हम इसके उपाय की बात करेंगे, या ये कहेंगे कि इसका उपाय करना क्यों है ना। क्योंकि हमको ज्योतिष जगत में जो डराया जाता है, वो इन्हीं सब चीजों से तो डराया जाता है। गंडमूल का बच्चा है आपका, आपका बच्चा मंगलीक है, आपके बच्चे में काल सर्प दोष है, इन्हीं सब, राहु इसका खराब है, केतु इसका खराब है, शनि इसका खराब है, शनि ने इस भाव को देख लिया, राहु ने इस भाव को देख लिया, इन्हीं सब, ये तो डराने के तरीके हैं ना ज्योतिष में। तो अब गंडमूल में किस तरीके से डराया जाता है? गंडमूल में इस तरीके से डराया जाता है कि आपका बच्चा जो हुआ है वो आप पर, अपने पिता पर भारी है, या माता पर भारी है, या मामा जी पर भारी है। तो ऐसे बेकार की बातें करते हैं। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, उसको सांस लेने दो। तुम तो बच्चे के माता पिता के मन में ये बात डाल रहे हो कि आपके घर में जो पैदा हुआ है वो मतलब अपशगुन पैदा हो गया। अब सोचो एक बात, मामा जी को पता लगे कि उनका भांजा जो है वो उन पर भारी है, तो सोचो उन पे क्या बीते। मेरी बहन का बच्चा हुआ, और उसको पंडित जी ने बोल दिया मेरी बहन को कि तेरा जो बच्चा है वो अपने मामा पर भारी। तो कई बार ऐसा होता है कि मामा जी को बोलते हैं कि मामा जी आप 41 दिन तक बच्चे से मिलना नहीं है बिल्कुल, आप, ऐसा बोला जाता है कि पहले पूजा कराएंगे उसके बाद मिलेंगे। बताओ कैसी बातें हो रही हैं। मामा भांजे का कितना प्यार होता है, अब वो कहेंगे नहीं आपको मिलना भी नहीं है, बच्चे से ही नहीं मिल सकते, फिर कहेंगे उसकी पूजा करानी होगी। चलो ठीक है जी, पूजा कराने में, अच्छा अब पूजा कराने के बाद सब ठीक है, फिर पूजा आप करा लो। तो एक बात और बताइए आप मुझे कि अगर पूजा कराने से कोई दोष खत्म होता ही है, अगर कोई दोष है और पूजा कराने से वो खत्म हो रहा है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है? सारे के सारे दोष हमारी कुंडली में डाल दो, हम पंडित जी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई मेरी मंगली की भी पूजा कर दे, मेरे कालसर्प की भी पूजा कर दे, मेरे गंडमूल की भी पूजा कर दे, मेरे राहु केतु की भी पूजा कर दे, मेरे नाड़ी दोष की भी पूजा कर दे, सब चीज की पूजा कर दे। जब पूजा करने से सारे के सारे दोष समाप्त हो रहे हैं, तो हमको डरना क्यों है? हमें डरने की जरूरत ही नहीं है इस चीज से कि हमारा गंडमूल है या हम मंगली के या वो है। ये सब बहकाने की बातें हैं, इनमें आपको नहीं आना। दूसरा ये भी बोला जाता है कि गंडमूल के बच्चे जिद्दी होते हैं। अब मेरा अपना ये विचार है कि जिद बच्चा कौन करेगा कि हाँ पापा मुझे टॉफी खानी है, पापा मुझे साइकिल दिला दो, पापा मुझे आज कार्टून देखना है। उसका दिमाग काम कर रहा है, तभी तो वो बोल रहा है कि पापा मुझे ये चाहिए, या पापा मुझे वो चाहिए, या पापा मुझे पेंसिल चाहिए, या पापा मुझे यहाँ पे आप पिक्चर दिखाने लेके जाओ, या मुझे पार्क में लेके जाओ। उसका दिमाग काम कर रहा है ना, तभी तो वो जिद कर रहा है। तो जिद कर रहा है तो अच्छी बात है, उसकी डिटर्मिनेशन अच्छी है।
कोई टेंशन नहीं है। जिद एक सीमा से बाहर की नहीं होनी चाहिए, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपका बच्चा जिद करता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब उसका दिमाग सही काम कर रहा है, वो उसका मन में ये जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए भाई। अब वो ज्यादा लिमिट तक ना बढ़े, उसका माता पिता को ध्यान रखना है। लेकिन अगर बच्चा जिद्दी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बच्चा अगर जिद नहीं कर रहा किसी भी चीज की, बच्चा चॉकलेट की जिद ही नहीं कर रहा, बच्चा टॉय लेने के लिए जिद ही नहीं कर रहा, बच्चा नए कपड़े लेने के लिए जिद ही नहीं कर रहा, बच्चा कह ही नहीं रहा कुछ भी आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत है। तो टेंशन लेने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे माता पिता को टेंशन लेनी पड़ेगी कि यार ये तो कुछ कहता ही नहीं है यार, इसका माइंड तो सही डेवलप्ड है, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा। ये सब समस्या है। तो बच्चा जिद करे तो अच्छा है, ना करे तो ये प्रॉब्लम है। बच्चे तो जिद करते हैं, ये तो उनका स्वभाव है, यहाँ तो उनको जिद करनी है। तो अगर आपका बच्चा गंडमूल में है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं सोचना कि कोई बच्चा किसी पर भारी होता है, बिल्कुल फ्रॉड वाली बात है। इन सब की बातों में नहीं आना है। लेकिन फिर भी अगर साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, जो दोष है वो है, हमको पूजा करा लेनी चाहिए, तो आप पूजा कराइए, उसमें मैं मना नहीं कर रहा। क्योंकि वो पूजा कराने से आप साइकोलॉजिकली सेट हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारे बच्चे में ये था, हमने पूजा करा ली, आगे सब कुछ ठीक ठाक। तो ये बात है। तो आपको गंड मूल से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा जो ऊपर वाले ने आपको दिया है आशीर्वाद के रूप में, वो बहुत बढ़िया है। उनसे पूछो जिनके बच्चे नहीं है, दर दर जा रहे हैं, वो तो ये कहेंगे अब गंड मूल का बच्चा है तो हमें दे दो, मंगलिक बच्चा हमें दे दो, काल सर्प का बच्चा हमें दे दो, हमें बच्चा तो दे दो। तो आपको ऊपर वाले ने इतनी बेहतरीन चीज से नवाजा है, तो आप उसको गलत कैसे कह सकते हो? नहीं कहना चाहिए, गलत बात। तो मैं इतना ही कहूंगा कि गंड मूल से घबराना नहीं। डर लग रहा है, कुछ हो रहा है, पूजा करा दो। आपके बच्चे जो परमपिता ने दिए हैं सब अच्छे हैं, बच्चों के ऊपर कोई दोष मत डालो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। और बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।